आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। हमारी क्लास 6th हिस्ट्री बुक चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स चैप्टर चल रहा है। तो आज हमारा सब टॉपिक है द कस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री जो यात्रा करने जाते थे इबादत गाहों की, उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारावान्स एंड शिप्स। जो ट्रेडर्स थे वो दूर दूर जगहों तक जाते थे बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए। कारवान्स में जाते थे, कारावान्स में और शिप्स में जाते थे। पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम, तो उनके साथ पिलग्रिम्स भी जाते थे। पिलग्रिम्स कौन है? Are men and pilgrims are men and women who undertake journey to holy places in order to offer worship. The best known of these are the Chinese. तो इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छे पिलग्रिम्स कौन थे? चाइनीज़ बुद्धिस्ट। फायान who came to the subcontinent about 1600 years ago. फायान जो इंडिया में आए थे 1600 साल पहले। Yuanzhang who came around 1400 years ago. तो Yuanzhang आए थे 1400 साल पहले। I Qing who came about 50 years after Yuanzhang. जो वाई क्विंग आए थे वो थे तकरीबन 1350 साल पहले। तो दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो वो आते थे उन जगहों पे आते थे जहाँ पे बुद्धा की मॉनेस्ट्रीज थी। चैप्टर 6 में एज वेल एज फेमस मॉनेस्ट्रीज वो आते थे जहाँ एसोसिएटेड थी उनकी लाइफ। उन जगहों पे विजिट करते थे जहाँ पे बुद्धा के साथ उनकी लाइफ एसोसिएट थी। Each of these pilgrims left an account of his journey. हर एक जो पिलग्रिम्स थे वो an account of his journey वो लिखते थे उन जर्नीज जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ पे कुछ ना कुछ वो लिखते थे। They wrote of the dangers they encountered on their travels. वो जो खतरे देखते थे वो सब ट्रैवल के दौरान वो सब वो लिखते थे, अपनी बुक्स में लिखते थे। विच ऑफन टुक ईयर्स, तो जिनको सालों लग जाते थे लिखने में। ऑफ द कंट्रीज एंड द मॉनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड। तो जो जिस मुल्क में आते थे, जिस कंट्री में आते थे, जिस मॉनेस्ट्री में आते थे, विजिट करते थे, देखते थे, वहाँ पर उनको कई साल लग जाते थे उस कंट्री के बारे में, उस मॉनेस्ट्री के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में लिखने के लिए। एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम, और वो अपने साथ ये बुक्स वापस ले जाते थे। तो अब हम पढ़ते हैं हाउ फायान रिटर्न टू चाइना। फायान चाइना वापस कैसे गए? फायान बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। फायान ने अपनी जर्नी वापस घर जाने के लिए बंगाल से स्टार्ट की। ही बोर्डेड ए शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। तो उन्होंने एक शिप पे चढ़े कुछ व्यापारियों के साथ। दे हैड बारली ट्रेवल्ड फॉर 2 days, barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन के लिए ट्रैवल किया था जब वो एक तूफान में फंस गए। The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. तो जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अपना सामान, मर्चेंडाइज जो थे उनके साथ जो बिजनेस के लिए उन्होंने सामान लाया था वो सब उन्होंने समंदर में फेंकना शुरू कर दिया ताकि जो शिप का वज़न है वो कम हो जाए और डूबने से हम बच जाएं।
फायान थ्रू अवे हिज मीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो फायान ने भी अपना सामान, जो अपना उनका पर्सनल सामान था, बिलोंगिंग्स थी, वो उन्होंने समंदर में फेंकनी शुरू कर दी। बट क्लंग टू हिज बुक्स एंड द स्टैचूज ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। तो उन्होंने अपनी बुक्स और जो बुद्धा के स्टैचूज थे वो अपने साथ रखे, उनको नहीं फेंका। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। 13 दिन के बाद जब तूफान ख़त्म हुआ, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी। तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया सी को। द सी इटसेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट। तो जो समंदर है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। तो ये इम्पॉसिबल है पता करना कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ है, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन। तो हमें पता चलता था सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशंस, जो उनके मोशंस होते थे सन, मून, स्टार्स के, तो उसे हमें पता चलता था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अदरवाइज इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर दे ओनली प्लान इज़ टू स्टीर बाय द विंड। तो जब अंधेरा होता था या रेनी वेदर होता था तो वो सिर्फ हवा पे ही, विंड पर ही डिपेंड होते थे। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। उनको 90 दिन लगे जावा पहुंचने। वेयर ही हाल्टेड फॉर 5 months। वहाँ पे वो 5 महीने के लिए ये रुके। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। तो उन्होंने फिर एक और मर्चेंट शिप, व्यापारियों की जहाज़ पे चढ़े जहाँ से वो चाइना पहुँच गए। वन ज़ैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। तो जो वन ज़ैंग थे वो चाइना गए लैंड रूट से, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। पहले वो नॉर्थ वेस्ट से, फिर सेंट्रल एशिया। कैरिड बैक हिम विद हिम स्टेचूज ऑफ द बुद्धा। उन्होंने अपने साथ बुद्धा के स्टेचूज लिए, जो गोल्ड की बनी हुई थी, सिल्वर की बनी हुई थी और सैंडलवुड की बनी हुई थी। एंड ओवर 600 manuscripts लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 horses। तो 20 घोड़ों पे उन्होंने अपनी 600 manuscripts साथ ली थी। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese। तो 50 से ऊपर जो उनके manuscripts थे वो घूम गए कहाँ पे, जब वो इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम वो 50 manuscripts से ज़्यादा उनकी बुक्स manuscripts खो गई। तो उन्होंने ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ, जो बाकी लाइफ थी उनकी, उन्होंने वो गुजारी किस में, ट्रांसलेट की रिमेनिंग जो उनके पास manuscripts थी, जो बाकी बची हुई manuscripts थे उनको फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज़, संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने में उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार दी। तो अब हम पढ़ते हैं नालंदा, ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा एक यूनिक सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। वन ज़ैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडीइंग इन नालंदा। वन ज़ैंग और बाकी जो यात्री थे उन्होंने स्पेंड किया, टाइम गुजारा अपना नालंदा में पढ़ते हुए। नालंदा बिहार में है। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ द पीरियड। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री उस ज़माने की बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री थी। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। तो इस तरह से उन्होंने उस मॉनेस्ट्री को, उस जगह को डिस्क्राइब किया है। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाइस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो टीचर्स थे वो आदमी थे, मर्द थे और बहुत ही हाई लेवल की एबिलिटी थी और टैलेंट था उनमें। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। पूरी ईमानदारी से वो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको फॉलो करते थे। द रूलर्स ऑफ द मॉनेस्ट्री
द रूल्स ऑफ द मॉनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, तो जो रूल्स थे मॉनेस्ट्री के वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देम, तो हर एक को फॉलो करना पड़ता था. डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, तो पूरा दिन डिस्कशंस चलते रहते थे. एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अदर, जो बुजुर्ग थे और जो जवान थे वो एक दूसरे को हेल्प करते रहते थे. Learn men from different cities come here to settle their doubts, तो जो वहाँ पे सीखने के लिए आते थे वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए इस शहर में आते थे. द गेट कीपर आस्क्स न्यू एंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो जो गेट कीपर था वो उनसे मुश्किल क्वेश्चन पहले पूछा करता था. फिर उन जो क्वेश्चन के आंसर देता था उनको अंदर जाने दिया जाता था, जो आंसर नहीं देता था तो उसको वहीं पे रोक लिया जाता था, अंदर नहीं जाने दिया जाता था. द गेट कीपर आस्क्स न्यू एंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. तो हर 10 में से 7 या 8 जो थे वो जवाब नहीं दे पाते थे क्वेश्चन के, तो इसलिए मुश्किल से 2 या 3 ही अंदर जा पाते थे. तो ये हमारा चैप्टर आज इतना ही है. तो कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसी चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक होगा. थैंक यू.